अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ई टेक मेंटोर। आज हमारी वर्डप्रेस सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है जिसमें हम लोग देखेंगे कि वेब काम कैसे करते हैं। राइट। फर्स्ट लेक्चर में हमने कोर्स आउटलाइन को देखा था। सेकंड लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन को देखा था। आज जो थर्ड लेक्चर है हमारा, इसमें हम लोग देखेंगे कि वेब काम कैसे करता है, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग प्रैक्टिकली वर्डप्रेस को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना और उसके ऊपर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। तो जो आज का टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग वेबसाइट बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं, हम लोग वेबसाइट्स बनाने की तरफ जा रहे हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए पहले कि वेबसाइट्स काम कैसे करती हैं, हमारा जो वेब होता है वो काम कैसे करता है, हमारा इंटरनेट कैसे काम करता है। जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे हम एक अच्छे डेवलपर नहीं बन सकते। ठीक है। तो एक अच्छा डेवलपर बनने के लिए रिक्वायर्ड है कि आपको वो तमाम कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। वेब कैसे काम करता है। मैंने काफ़ी ऐसे लोग देखे हुए हैं, वो वेबसाइट्स तो बना रहे हैं लेकिन उन्हें बेसिक्स ही नहीं पता कि वेबसाइट्स काम कैसे करती हैं। फिर जब उन्हें कोई ना कोई इशू का सामना करना पड़ जाता है तो उसके लिए फिर उन्हें समझ नहीं आती, और वो लोग क्या करते हैं, डेवलपर्स को हायर करते हैं एक छोटे छोटे मसलों को सॉल्व करने के लिए। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मेरा जो ये कोर्स होगा वर्डप्रेस का, ये बिल्कुल हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और मैं आपको एडवांस लेवल तक लेके जाऊँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि मैंने 6-7 साल में वेब के ऊपर काम करते हुए जो जो कुछ भी सीखा हुआ है वो तमाम चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। इसलिए मैंने इस कोर्स को इस तरह से डिज़ाइन किया था कि मैं कुछ भी स्किप ना करूं, वन बाय वन करके आपको तमाम चीज़ें जो है ना वो सिखाऊं। तो ये वाले टॉपिक्स हैं, आपने किसी भी वर्डप्रेस के कोर्स में ये चीज़ें नहीं देखी होंगी, किसी भी वेब के कोर्स में ये चीज़ें नहीं देखी होंगी कि ये हमारी वेबसाइट्स कैसे काम करती है, ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। इसकी सेपरेट्स वीडियो मिल जाती हैं लेकिन किसी कोर्स में इंक्लूडेड नहीं होती। सो मैंने इसलिए इनको इंक्लूड किया कि आप लोगों को मैंने एक प्रॉपर डेवलपर बनाना है, एक एक्सपर्ट लेवल का। तो उसके लिए रिक्वायर्ड है कि ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना जिनको अक्सर लोग स्किप कर देते हैं, इनको स्किप नहीं करना है, इनको समझना है, और आपको ये प्रॉपर वर्किंग मैकेनिज्म का पता होना चाहिए। उसके बाद ही आप एक अच्छे डेवलपर बन सकते हैं। फिर जब भी आपके वेबसाइट्स में कहीं पर भी इशू आएगा आपको पता चल जाएगा कि ये इशू है कहाँ पर, ये क्लाइंट साइड की तरफ से है या सर्वर साइड की तरफ से है। तो आप इजीली उस इशू को जो है, उस एरर को टैकल कर लेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो है हाउ वेब वर्क्स। ठीक है, हम देखते हैं वेब काम कैसे करता है। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आज का हमारा एजेंडा क्या है, हम लोग क्या चीज़ें सीखेंगे। राइट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वेबसाइट्स क्या होती हैं। ये हमारा आज का मेजर टॉपिक होगा। अक्सर लोगों को यही नहीं पता कि वेबसाइट्स क्या होती हैं। देखो, नाम तो हम सब ने सुना हुआ है। अगर हमसे पूछें कि हम कोई भी आपसे पूछे कि वेबसाइट्स क्या होता है तो आप बता दोगे कि वो वेब पेजेस होते हैं जो HTML CSS में बने होते हैं, उसके ऊपर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होती है। राइट। प्रॉपर्ली किसी को नहीं पता होता कि वेबसाइट्स क्या होती हैं, उनका पर्पस क्या होता है। हम वो देखेंगे इस इंट्रोडक्शन के अंदर। देन हम लोग देखेंगे कि वेब काम कैसे करता है। ठीक है, हमारा जो वेबसाइट्स है, हमारा जो वेब है वो वेब कैसे काम करता है। राइट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रॉक्सी सर्वर्स क्या होता है। आप लोगों ने कहीं ना कहीं प्रॉक्सी सर्वर का नाम सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता दूंगा कि प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है। राइट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्लाइंट साइड और सर्वर साइड जो लैंग्वेजेस होती हैं वो क्या होती हैं, वो किस तरह से काम करती हैं। ये जो आपका टॉपिक है, जो ये कन्फ्यूजन होती है क्लाइंट साइड में और सर्वर साइड में, वो यहाँ पर हम लोग क्लियर करेंगे। राइट। तो चलें स्टार्ट करते हैं हमारे मेन टॉपिक से। जो हमारा मेन टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू वेबसाइट। तो हमारा जो पहला टॉपिक है ना वो है व्हाट इज़ वेबसाइट। वेबसाइट्स क्या होती हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने राइट किया हुआ है, अ वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड रिलेटेड कंटेंट दैट इज आइडेंटिफाइड बाय अ कॉमन डोमेन नेम एंड पब्लिश ऑन एटलीस्ट वन वेब सर्वर। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर क्या करता हूँ, एक दफ़ा पढ़ के बता देता हूँ, फिर उसके हर एक एक टॉपिक को जो है ना वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। अब देखिए वेबसाइट्स क्या होती हैं, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, और वो एग्जाम्पल है आपकी स्कूल बुक या आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की एक बुक, एक किताब। ठीक है। हमारी वेबसाइट ना एक किताब जैसी होती है। अब दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या है, अब उसको देखते हैं। देखिए दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या है। आपकी जो बुक होती है, बुक क्या होती है, उसका एक मेन टाइटल होता है। अब आपकी जो वेबसाइट होती है उसका भी एक मेन नेम होता है। हर वेबसाइट का नेम डिफरेंट होता है। राइट। इसी तरह से जिस तरह से आपकी बुक के टाइटल्स होते हैं। अब नेम हो गया। नेक्स्ट क्या है, एक जो बुक होती है वो मल्टीपल पेजेस से मिलकर बनती है, यानी एक से ज़्यादा पेजेस से मिलकर बनती है एक बुक। ठीक है। आपकी वेबसाइट्स में भी क्या होते हैं, आपकी वेबसाइट वन पेज वेबसाइट भी होती है लेकिन मल्टीपल पेजेस वेबसाइट भी होती है, यानी एक से ज़्यादा पेजेस भी होते हैं आपकी वेबसाइट में, जैसे होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, ब्लॉग पेज, सर्विसेज पेज। इस तरह से और भी बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं, लाइक स्टोर पेज हो गया, प्रोडक्ट पेज हो गया। अब आपकी वेबसाइट में भी मल्टीपल पेजेस होते हैं, आपकी बुक के अंदर भी मल्टीपल पेजेस होते हैं। अब आपकी बुक के अंदर ना एक पेज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं
टेबल ऑफ कंटेंट्स जो स्टार्टिंग में आता है। अब जो स्टार्टिंग में वो पेज है टेबल ऑफ कंटेंट्स, उसके अंदर क्या होता है, हमारी वो जो बुक होती है, वो जो किताब है, उसके अंदर जितने भी टॉपिक लिखे गए हैं और जिस जिस पेज के ऊपर लिखे गए हैं उस पेज का रेफरेंस दिया होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर। उसमें टॉपिक लिखा होता है, टॉपिक के अंदर टॉपिक के आगे जो है ना वो पेज का नंबर लिखा होता है। वो जो आपका टॉपिक लिखा होता है ना टेबल ऑफ कंटेंट्स में, उसके आगे लिखा होता है आपका पेज का नंबर। उस नंबर के पेज के ऊपर आपका जो वो टॉपिक है ना वो एक्सप्लेन किया होता है। आप क्या कर सकते हैं, पेज नंबर देखकर उस टॉपिक पर जाकर वो इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं, राइट। अब सेम चीज़ होती है आपकी वेबसाइट में। आपके वेबसाइट के होम पेज के ऊपर ही सारे के सारे वेब पेजेस के लिंक्स लगा देते हैं। होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, उसके बाद ब्लॉग पेज, सर्विसेज पेज, ठीक है। जब आप ब्लॉग पेज में जाते हैं तो वहाँ पर फर्दर आपको पोस्टों के जो है ना वो एड्रेसेस मिल जाते हैं, पूरी की पूरी पोस्टें मिल जाती हैं। आप उन पर क्लिक करके उनके ऊपर जा सकते हैं, राइट। तो इस तरह से वेबसाइट्स के ऊपर जो है ना वो लिंक्स लगाए जाते हैं उन पेजेस के ऊपर जिन पेजेस के ऊपर हमने वो इन्फॉर्मेशन राइट की होती है कि अगर कोई बंदा हमारी कंपनी के बारे में पढ़ना चाहता है या हमारे बारे में कुछ जानना चाहता है तो वो अबाउट अस के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। अगर वो हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करें। अगर वो बंदा हमारी सर्विसेज के बारे में देखना चाहता है कि हम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो सर्विसेज पेज पे जाके देख सकता है, उसके ऊपर क्लिक कर सकता है, उससे सर्विसेज पेज ओपन हो जाएगा, राइट। तो जो एक वेबसाइट होती है ना वो बिल्कुल एक किताब की तरह होती है, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। अब एक किताब के ऊपर क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होती है। एक वेबसाइट जो होती है उसके ऊपर भी इन्फॉर्मेशन होती है और डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन हो सकती है। हमारे बिजनेस से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है या कोई न्यूज़ इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कोई न्यूज़ हो सकती है, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनकी फॉर्म में हो सकती है। होती दोनों साइड्स पे इन्फॉर्मेशन है, बुक के ऊपर भी इन्फॉर्मेशन होती है और आपकी वेबसाइट पर भी इन्फॉर्मेशन होती है। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में रख के समझाऊंगा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि एक वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट बिल्कुल एक किताब की तरह होती है जिसके अंदर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होती है। वेबसाइट्स हम बनाते इसलिए एक जो बुक लिखी जाती है उसके पीछे एक मतलब होता है ना, कोई ना कोई बात कन्वे करनी होती है जो उस बुक के अंदर लिखी होती है। किसी की सस्पेंस स्टोरी हो सकती है या किसी सब्जेक्ट से रेलिवेंट बुक हो सकती है या कोई रिसर्च पेपर हो सकता है। इसी तरह से हम लोग वेबसाइट्स के ऊपर भी यही सेम चीज़ें करते हैं। सेम चीज़ें जो हम लोग बुक के अंदर राइट करते थे ना, समझ लो कि अब वो जो बुक वाला काम कर रहे हैं ना वो हम लोग डिजिटली कर रहे हैं। अब वो हम लोग बुक से उन पेपर से शिफ्ट हो गए हैं डिजिटल। अब हम लोग वेब पेज बनाते हैं, ठीक है, और उन वेब पेज के अंदर वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन राइट करते हैं। ओके हो गया। नेक्स्ट, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। हमने बोला है यहाँ पर अ वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, वही बात होगी जैसे किताब में मल्टीपल पेजेस होते हैं, इस तरह से एक वेबसाइट में भी एक से ज़्यादा पेजेस होते हैं। वन पेज वेबसाइट भी होती है, मैं आपको बता दूं वो क्या होती है वो हम लोग आगे चल के देखेंगे। वन पेज वेबसाइट भी होती है और एक से ज़्यादा पेजेस की भी वेबसाइट्स होती हैं, ओके। और उसके आगे लिखा हुआ है रिलेटेड कंटेंट दैट इज आइडेंटिफाइड बाय अ कॉमन डोमेन। अब रिलेटेड कंटेंट को देखें जी। रिलेटेड कंटेंट का मतलब क्या हो गया कि अगर आप गैजेट्स के बारे में लिख रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, कोई एक टॉपिक है ना जिसके ऊपर आप लोग लिख रहे हैं। अगर आप लोग हेल्थ पे लिख रहे हैं तो डेफिनेटली फिर आप हेल्थ के ऊपर ही लिखेंगे, उसमें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तो ऐड नहीं करेंगे, राइट। इसी तरह से अगर आप लोग लाइफस्टाइल के बारे में लिख रहे हैं तो फिर आप लाइफस्टाइल के ऊपर लिखेंगे, फिर आप कंप्यूटर साइंस को उसमें ऐड नहीं करेंगे। इस तरह से टॉपिक डिफाइन होते हैं और हम किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर अपनी वेबसाइट्स बनाते हैं। आगे लिखा हुआ है आइडेंटिफाइड बाई अ कॉमन डोमेन नेम। इसका मतलब क्या हुआ, हर वेबसाइट का मैंने आपको बताया क्या होता है कि उसका एक नेम होता है, ठीक है ना। उस नेम के बाद उसके आगे उसके पेजेस जुड़ते जाते हैं। बुक के केस में क्या होता है कि आपके पेजेस के नंबर तो लिखे होते हैं, अगर आप उस नंबर के पेज के ऊपर चले जाए ना तो आप देखेंगे उसके हेडर या फुटर में बुक का नेम आता है पहले, बाद में वो टॉपिक आता है और फिर उससे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आती है और फुटर के अंदर आपका वो जो होता है ना वो पेज नंबर होता है, राइट। इसी तरह से देखिए अब वेबसाइट के केस में ऐसा होता है कि पहले आपकी वेबसाइट का नाम आता है और फिर आगे पेजेस आते हैं, जैसे google.com, ठीक है। उसके आगे उसका कोई भी अगर पेज होगा जैसे गूगल वेब मास्टर हो गया। अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे binguru.com है और मैं बल्कि आपको दिखाता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। ये जो है ना आइडेंटिफाइड बाई अ कॉमन डोमेन नेम, इसके बारे में बताता हूँ। देखिए जी, ये मैं आ चुका हूँ हमारे कंप्यूटर के ऊपर, राइट। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ binguru.com। क्या टाइप किया मैंने, binguru.com। अब ये इस वेब पेज का, इस वेबसाइट के ये मेन पेज है, ये हमारा क्या है, होम पेज है जिसके ऊपर सारी चीज़ें लिंक्ड हैं, राइट। अब इस वेबसाइट में ये इसकी डोमेन नेम है, ये इसकी मेन डोमेन है। अब मैं इसके किसी दूसरे पेज पे जाना चाहता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं अबाउट के ऊपर क्लिक करूँ। मैं अबाउट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है, हमारी मेन डोमेन का नेम आ रहा है। उसके बाद आ रहा है अबाउट अस, वो यही बात कर रहा है यहाँ पर इस स्लाइड में, ठीक है। आइडेंटिफाइड बाई अ कॉमन डोमेन नेम, राइट। अब कॉमन डोमेन नेम का मतलब ये होता है कि ये डोमेन है, इसके आगे ये अबाउट अस का पेज है। अब मैं जॉब्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें पहले कैटेगरी फिर जॉब्स आ गया, राइट। तो
इस तरह से अब ये जॉब्स पेज ओपन हो गया है। अगर मैं यहाँ से टेक्नोलॉजी के ऊपर चला जाऊँ तो कैटेगरीज स्लैश न्यूज़ स्लैश टेक्नोलॉजी, अब मैं इस पेज पे आ गया हूँ। अब इस पेज का ये एड्रेस है। तो आई होप कि अब आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है पब्लिश ऑन एटलीस्ट वन वेब सर्वर। इसका मतलब क्या है, देखिए अब जरा बुक को ले आते हैं। इस केस में, बुक के केस में क्या होता है कि सारा का सारा कंटेंट वेब पेजेस के सारा का सारा कंटेंट आपका राइट होता है पेजेस के ऊपर, सफ़े जो होते हैं उसके ऊपर लिखा होता है इंक के साथ, राइट। तो वो सारा का सारा कंटेंट उन पेजेस के ऊपर लिखा होता है। तो अब हमारी जो वेबसाइट है इसमें तो वो पेजेस यानी फिजिकल ऐसे पेजेस एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिजिटल पेजेस बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं वेब पेजेस। और वो वेब पेजेस हमने कहीं ना कहीं तो स्टोर करने होते हैं ना, तो वो हम लोग सेव करते हैं वो सारी चीज़ें कहाँ पर, किसी ना किसी वेब सर्वर पे। अब वेब सर्वर क्या होता है, इसको देख लो। मैं बिल्कुल सिंपल टर्म में बताता हूँ। देखिए जो वेब सर्वर होता है ना, वो एक ऐसा कंप्यूटर है जो कभी भी बंद नहीं होता, राइट। एक ऐसा कंप्यूटर जो कभी भी बंद नहीं होता, उसको हम लोग बोलते हैं वेब सर्वर। अब उस कंप्यूटर की स्पीड बहुत तेज़ होती है, उसके अंदर हम हमारी वेबसाइट को क्या करते हैं, होस्ट करते हैं। और वो कंप्यूटर 24/7 चलता रहता है, उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, सिक्योरिटी उसमें बहुत ज़्यादा होती है ताकि कोई भी हमारी वेबसाइट को हैक ना कर पाए। अब ये तीन चीज़ें मिलाकर जिस कंप्यूटर में होती हैं वो क्या होता है, वो वेब सर्वर होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा भी होता है, लेकिन फर्दर आप सिर्फ इन तीन चीज़ों के ऊपर ही रहो। आप लोग समझ लो कि सर्वर क्या होता है या वेब सर्वर की जब भी बात आती है, आपने समझना है कि ये एक ऐसा कंप्यूटर है जिसके अंदर हमारी वेबसाइट पड़ी हुई है और ये कंप्यूटर बहुत फास्ट है, इसकी स्पीड बहुत तेज़ है। हम लोग जब भी अपनी वेबसाइट राइट करके हम एंटर प्रेस करते हैं तो हमारी वेबसाइट फ़ौरन से ओपन हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस वेबसाइट सर्वर की स्पीड बहुत तेज़ है। अब इसके अलावा इसके ऊपर सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा है, कोई भी बंदा हमारी वेबसाइट को हैक नहीं कर सकता। तो अब आपको समझ आ गई वेबसाइट के केसेस में हमारे वेब पेजेस कहाँ पे स्टोर होते हैं, किसी न किसी कंप्यूटर के अंदर, ऑनलाइन कंप्यूटर के अंदर या किसी वेब सर्वर के अंदर स्टोर होते हैं, राइट। अब यहाँ से हम लोग आगे चल के जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ वेब वर्क्स, उसको समझते हैं। देखिए हाउ वेब वर्क्स को समझाने के लिए ना, सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें राइट करता हूँ और आपको ना बिल्कुल बेसिक से लेके चलता हूँ और बिल्कुल सिंपल वर्ड में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बाद में मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा। तो आज हमारा लेक्चर 3 है, ऐसा ही है, लेक्चर 3। और लेक्चर 3 है हमारा हाउ द वेब वर्क्स, ठीक है, हाउ द वेब वर्क्स, राइट। ये हमारा आज का टॉपिक है। अच्छा अब देखें सबसे पहले क्या होता है, सबसे हम ना स्टेप वाइज चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है जी, सबसे पहले हमारे पास होता है एक स्टेप 1। क्या होता है, एक स्टेप 1। स्टेप 1 में हमारे पास क्या होता है, हम लोग टाइप करते हैं, टाइप अ वेबसाइट URL इन द ब्राउज़र, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, ब्राउज़र में हमारा वेबसाइट का जो एड्रेस होता है ना, उसको हम लोग वहाँ पे इंसर्ट करते हैं। अब URL क्या होता है, URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका मतलब होता है हमारी वेबसाइट का एड्रेस। आगे चल के मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा, अभी के लिए आप ये समझ लें कि URL का मतलब होता है आपकी वेबसाइट का एड्रेस। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ब्राउज़र। अब ब्राउज़र में हम लोग क्या करते हैं, हमारी कोई भी डोमेन वहाँ पर राइट करते हैं या कोई भी वेबसाइट का नेम वहाँ पर राइट करते हैं, जैसे google.com है, microsoft.com है, binguru.com है, ठीक है। तो हम लोग वो चीज़ें वहाँ पर टाइप करते हैं। सपोज मैं वहाँ पे टाइप कर रहा हूँ बिंगुरु, ठीक है, binguru.com मैं टाइप करता हूँ। अब उसके बाद क्या होगा, मैंने binguru.com लिखा, एंटर प्रेस किया, अब क्या हुआ, अब आता है यहाँ पर स्टेप 2। अब देखें स्टेप 2 में क्या होता है, आपकी जो डोमेन होती है, जो डोमेन आपने अभी यहाँ पर binguru.com लिखी है, ठीक है, जैसे मैंने ये डोमेन यहाँ पर राइट किया binguru.com। ये डोमेन क्या होती है, ये डोमेन होती है हमारी रिजॉल्व। क्या होती है, रिजॉल्व। ये रिजॉल्व होती है। अब रिजॉल्व किस में होती है, रिजॉल्व होती है ये IP एड्रेस में। किस में, IP एड्रेस में। अब IP एड्रेस क्या होता है, अगर आप लोगों को नहीं पता कि IP एड्रेस क्या होता है तो मैं आपको बताऊं कि IP एड्रेस का मतलब आप समझ लें कि ये एक नंबर है। क्या है, ये एक नंबर है बस। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि IP एड्रेस क्या होता है। आप ये समझ लें कि हर कंप्यूटर का एक नंबर होता है, ठीक है, और वो यूनिक नंबर होता है, वो किसी दूसरे कंप्यूटर का नहीं हो सकता। हमारी जो डोमेन होती है ना, वो क्या होती है, वो रिजॉल्व होती है एक IP एड्रेस में। और इसको रिजॉल्व करता कौन है, इसको रिजॉल्व करता है DNS। अब DNS का मतलब क्या है, DNS क्या है, DNS होता है आपका डोमेन नेम सिस्टम। आप इसको डोमेन नेम सर्वर बोलें या डोमेन नेम सिस्टम बोलें। डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, इसके ऊपर हमारा पूरे का पूरे एक डेडिकेटेड लेक्चर होगा। अभी के लिए आप इस पॉइंट को स्किप कर दें। आप समझ लें कि DNS क्या है, एक डोमेन नेम सिस्टम है। ये क्या करता है, हम जो भी वेबसाइट ऐड करते हैं हमारे ब्राउज़र में, हम हमारे ब्राउज़र की URL बार में कोई भी वेबसाइट ऐड करते हैं या टाइप करते हैं,
तो ये उसको रिजॉल्व करता है किसमें, आईपी एड्रेस के अंदर। अब आईपी एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस नंबर है। किसका नंबर है, ये नंबर है उस वेब सर्वर का जहाँ पे हमारी वेबसाइट पड़ी हुई है। वेब सर्वर एक उस कंप्यूटर का, यानी उस वेब सर्वर का जहाँ पे हमारी वेबसाइट पड़ी हुई है। हमने लिखा binguru.com, कहाँ पे, हमारे ब्राउज़र में। और जैसे हमने एंटर प्रेस किया तो डीएनएस ने क्या किया, हमारी ये जो हमने डोमेन ऐड की थी, इस डोमेन को उसने रिजॉल्व किया किसमें, एक आईपी एड्रेस में। और वो आईपी एड्रेस किसका है, वो उस कंप्यूटर का है, उस वेब सर्वर का है जहाँ पे हमारी वेबसाइट पड़ी हुई है, राइट। अच्छा, इसको ना वेब सर्वर को हम लोग वेब होस्टिंग भी बोलते हैं, वेब होस्टिंग, राइट। वेब सर्वर को हम लोग वेब होस्टिंग भी बोलते हैं। तो इस होस्टिंग, अब वेब होस्टिंग, वेब सर्वर, इसको वही आप समझ लें कि ये वही कंप्यूटर है, उसी के नाम है दो तीन। उसको हम लोग सर्वर भी बोलते हैं, उसको हम लोग होस्टिंग भी बोलते हैं। अब ये वो जगह है जहाँ पे हमारी वेबसाइट पड़ी हुई है और इसका एड्रेस हमें मिला, हमें हमारी डोमेन से। हमारी डोमेन रिजॉल्व हुई किसमें, आईपी एड्रेस में, और वो आईपी एड्रेस इस वेब सर्वर का था। अब इस वेब सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट चली गई कि binguru.com का जो पेज है ना, वो पेज मुझे दे दूँ। उस पेज की रिक्वेस्ट चलेगी इस वेब सर्वर के पास, ठीक है। अब वेब सर्वर क्या करता है, देखता है क्या इसके पास ये पेज पड़ा हुआ है, ठीक है। वो पहले उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है, उसको देखता है वो वेबसाइट का पेज पड़ा हुआ है। तो फिर यहाँ पर आता है स्टेप 3 हमारा। अब स्टेप 3 में क्या होता है, जो वेब सर्वर होता है ना, अगर उसे वो वेब पेज मिल जाता है तो वो वेब पेज क्या करता है, रिटर्न कर देता है और रिस्पॉन्स कर देता है हमें, हमारे ब्राउज़र को। जहाँ से रिक्वेस्ट आई होती है वहाँ पे क्या करता है, उसको रिस्पॉन्स कर देता है। और हमारा ब्राउज़र क्या करता है, उस रिस्पॉन्स को लेता है, उसको एग्जीक्यूट करता है और हमें वेबसाइट दिखा देता है। अब रिस्पॉन्स में क्या मिला हमारे ब्राउज़र को, देखिए हमने रिक्वेस्ट की, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टेप 3। यहाँ पर स्टेप 3 में देखिए हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने किया था रिक्वेस्ट। हमने क्या किया, हमने की रिक्वेस्ट के सिलसिले में क्या हुआ, हमें मिला एक रिस्पॉन्स। क्या मिला, हमें एक रिस्पॉन्स मिला, ठीक है। अब रिस्पॉन्स में क्या था, रिस्पॉन्स में दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वेबसाइट होगी जिस वेबसाइट की हमने रिक्वेस्ट की थी, या अगर वेबसाइट हमारे वेब सर्वर के पास वो वेब पेज नहीं है जिसकी हमने रिक्वेस्ट की थी, वो वेब पेज नहीं है, तो सर्वर क्या करेगा, सर्वर फिर भी बताएगा हमें कि ये वेब पेज मेरे पास नहीं है। वो आपको एक एरर दे देगा 404 का, ठीक है। 404 का एक एरर दे देगा, इसका मतलब है कि जी ये वेब पेज हमारे वेब सर्वर के पास नहीं है। आगे बात समझ में। अगर उसके पास वो वेब पेज है तो वो उस वेब पेज का जो कोड होता है ना, कोड वो भेज देगा आपके रिस्पॉन्स के साथ। क्या कर देगा, रिस्पॉन्स के साथ वो कोड भेज देगा। अब आपका ब्राउज़र क्या करेगा, अब यहाँ पर काम है वो कोड आया कहाँ से, अब वो कोड आया कहाँ पे, आपके ब्राउज़र में। आपने रिक्वेस्ट कहाँ से की थी, binguru.com, आपने अपने ब्राउज़र से रिक्वेस्ट की थी, ठीक है। और रिस्पॉन्स भी किसके पास आया, ब्राउज़र के पास। ब्राउज़र क्या करता है, आपका वो जो कोड आया होता है ना आपकी वेबसाइट का, उसको करता है पार्स करने का मतलब होता है सिंपली ट्रांसलेट करना। वो उसको पार्स करता है और पार्स करने के बाद उसका एक एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री बनाता है। आप नहीं, इसको भी अभी के लिए आप स्किप कर दो, समझो मैंने ये वर्ड बोला ही नहीं है। बस आप ये समझो कि आपके वेब ब्राउज़र को क्या मिला। असल में मैं आपको टेक्निकलिटीज़ की तरफ नहीं लेके जाना चाहता। तो आपके ब्राउज़र को ना, आपके ब्राउज़र को मिला वो कोड, आपके ब्राउज़र ने क्या किया, उस कोड को एग्जीक्यूट किया, ठीक है, और आपको विजुअल फॉर्म में वेबसाइट दिखा दी एग्जीक्यूट करके। किस फॉर्म में, विजुअल फॉर्म में। मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ विजुअल फॉर्म, राइट। विजुअल फॉर्म में आपको वेबसाइट दिखा दी। अब विजुअल फॉर्म कैसे होती है और कोड कैसा होता है, मैं आपको ना ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अब हम इसको स्किप करते हैं। पहला स्टेप क्या था, हमने ब्राउज़र में टाइप करना है binguru.com, ठीक है। हमने binguru.com यहाँ से कॉपी किया और अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं हमारे ब्राउज़र में। हमने ब्राउज़र में binguru.com लिखा, एंटर प्रेस किया और विद इन अ सेकेंड वेबसाइट ओपन होकर हमारे पास आ गई। अब ये कैसे ओपन हुई है, इसके पीछे सारे का सारा यही काम हुआ है जो मैंने आपको बताया। हमने क्या किया है, यहाँ पर ये जो बार होती है ना, ये वाली बार, इसको हम लोग बोलते हैं यूआरएल बार। इसके अंदर यूआरएल का मतलब होता है हमारी वेबसाइट का एड्रेस, ठीक है। हमने एड्रेस ऐड किया हमारी वेबसाइट का। अब जैसे हमने एड्रेस ऐड किया तो वो जो डोमेन थी, वो डोमेन क्या हुई, रिजॉल्व हुई। कौन से, binguru.com रिजॉल्व हुई किस में, आईपी एड्रेस में। और इसको रिजॉल्व किया किसने, डीएनएस ने इसको चेंज कर दिया एक आईपी एड्रेस में, और वो आईपी एड्रेस था उस वेब सर्वर का जहाँ पे binguru.com पड़ी हुई थी। तो वो रिक्वेस्ट चली गई इस वेब सर्वर के पास कि binguru.com, ठीक है, binguru.com का वेब पेज जो है ना वो मुझे दे दो। उसकी रिक्वेस्ट आई है। अब ये वेब सर्वर क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, देखता है क्या मेरे पास binguru.com पड़ा हुआ है, हाँ पड़ा हुआ है। अब वो क्या करता है,
आपको आपने जो रिक्वेस्ट की होती है उस पर आपको रिस्पॉन्स देता है। अब रिस्पॉन्स में आपको क्या दे रहे हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट का कोड दे रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसी पेज पे रहते हुए Ctrl+U प्रेस करूं, ठीक है, Ctrl+U प्रेस करूं तो ये वो कोड है जो सर्वर की तरफ से आया हुआ है, ये वो कोड है जो सर्वर की तरफ से आया हुआ है। सर्वर ने ये कोड भेजा है रिस्पॉन्स के अंदर। अब ये कोड मिला आपके वेब ब्राउज़र को, आपके वेब ब्राउज़र को इस कोड की समझ आती है, इस चीज़ की समझ नहीं आती, ठीक है। आपका वेब ब्राउज़र ने क्या किया, इस कोड को लिया, इसको पढ़ा, इसको समझा और इसको एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट का मतलब होता है इसको रन करना। उसने इस कोड को रन किया और इस फॉर्म में, इस फॉर्मेट के अंदर, इस फॉर्म के अंदर उसने हमें हमारी वेबसाइट दिखा दी, ठीक है। रिस्पॉन्स में क्या मिला था, HTML CSS जावास्क्रिप्ट का कोड मिला था और वो कोड को उसने एग्जीक्यूट किया और इस फॉर्म में हमें हमारी वेबसाइट यहाँ पर दिखा दी, राइट। तो ब्राउज़र ने क्या किया, उस कोड को पार्स किया। पार्स करने का मतलब होता है उसको ट्रांसलेट किया या उसको एग्जीक्यूट किया, ठीक है। और एग्जीक्यूट करके हमें विजुअल फॉर्म में, इस फॉर्मेट में, यानी इस फॉर्म से हमें, इस फॉर्मेट में हमें वेबसाइट दिखा दी। ये होता है सारा काम, इस तरीके से वेब काम करते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करो और दोबारा से सुनो मैंने क्या चीज़ बोली है। फर्दर लास्ट टाइम मैं आपको बता देता हूँ कि हमने सबसे पहले क्या किया, एक ब्राउज़र के अंदर एक URL टाइप किया। URL मतलब एक डोमेन ऐड की। डोमेन होती है हमारी वेबसाइट का एड्रेस, और वो डोमेन रिजॉल्व होती है किसके अंदर, IP एड्रेस के अंदर। और DNS होता है एक डोमेन नेम सिस्टम। वो क्या करता है, हमारी जो भी डोमेन होती है ना उसको कन्वर्ट करता है, उसको चेंज करता है किसमें, एक IP एड्रेस में। एक IP एड्रेस यानी एक नंबर में चेंज करता है। अब वो नंबर होता है उस वेब सर्वर का जहाँ पे हमारी वेबसाइट पड़ी होती है। वेबसाइट क्या करती है, चेक करती है क्या ये वेब पेज मेरे पास है। अगर है तो उसका HTML CSS कोड आपको दे देगी रिस्पॉन्स में। आपका ब्राउज़र वो कोड लेगा और उसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखा देगा। अब दूसरा केस, अगर हम एक ऐसे पेज की रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो पेज है ही नहीं हमारे वेब सर्वर पे, तब क्या होगा। अब देखें यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसके आगे स्लैश डाल के मैं कुछ इस पेज की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो पेज यहाँ पे है ही नहीं। मैं एंटर प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो मुझे यहाँ पर देखिए क्या मिल रहा है, पेज नॉट फाउंड। क्या, पेज नॉट फाउंड। अच्छा, ये रिक्वेस्ट गई ये वाली सारी ब्राउज़र के पास। ब्राउज़र ने क्या किया, इस रिक्वेस्ट को देखा, ठीक है। उसने कहा कि ये वाला binguru.com के आगे जो ये नाम लिखा हुआ है ना जिस भी पेज का, ये पेज मेरे पास नहीं है। तो उसने क्या किया, एक 404 का एरर दे दिया, एक 404 का कोड भेजा। एरर नहीं, बेसिकली वो एक कोड होता है। 404 का कोड भेजा आपके वेब ब्राउज़र को। तो वेब ब्राउज़र को पता है कि जब भी मुझे 404 मिलेगा इसका मतलब है कि वो पेज नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पेज नॉट फाउंड का जो मैसेज है वो शो करवा देगा कि ये पेज है ही नहीं है, ये पेज हमें मिला ही नहीं है, राइट। इस तरीके से काम होता है आपका वेब के ऊपर। आपका वेब इस तरीके से काम करता है। आई होप कि ये आपको समझ आ गई होगी। अभी हमने देखा था ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको ना विजुअल फॉर्म के अंदर समझा देता हूँ यही चीज़ें। अच्छा, अब देखें विजुअल फॉर्म के अंदर क्या है, इससे आपको थोड़ी सी अगर नहीं भी समझ आई तो यहाँ से समझ आ जाएगी। अब विजुअल फॉर्म में क्या होता है, आपके पास होता है क्लाइंट, ठीक है। आप अपने कंप्यूटर पे बैठे हैं, अपने लैपटॉप पे बैठे हैं, अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर आप टाइप करते हैं कुछ भी। क्या करते हैं, google.com, binguru.com, youtube.com, कुछ भी आप टाइप करते हैं। जो भी चीज़ आप टाइप कर रहे हैं वो क्या हो रही है, वो रिक्वेस्ट जा रही है। वो रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है, एक सर्वर के ऊपर। क्या जा रही है, रिक्वेस्ट जा रही है एक सर्वर के ऊपर, ठीक है। सर्वर क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को चेक करता है कि ये जो वेब पेज मुझसे मांगे हैं मेरे पास है या नहीं है। अगर वो है तो वो आपको क्या करेगा, रिस्पॉन्स कर देगा। आपका वेब ब्राउज़र वही काम करेगा, वो लेगा, ठीक है, उस रिस्पॉन्स को, उसमें अगर जो भी कोड होगा उसको एग्जीक्यूट करके आपको वेबसाइट दिखा देगा। अब ये सिंपल सी चीज़ है जिसको हमने 8-10 बार बोली है। अब आपको आई थिंक के समझ आ गई होगी वेब काम कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रॉक्सी सर्वर, हम उसको देखते हैं प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है। अब इसी एग्जांपल को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, इसी एग्जांपल को मैं आगे लेके चल रहा हूँ। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्रॉक्सी सर्वर को भी ऐड करते हैं, ठीक है। फिर आपको प्रॉपर वेब की जो समझ आएगी, वेब काम कैसे करता है। चलें जी, अब मैं इसी एग्जांपल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, देखिए वही आपके पास क्लाइंट है, वही आपके पास सर्वर है। ये इंटरनेट लिखा हुआ है, आप समझे वही सर्वर है, ये वही कंप्यूटर है जहाँ पे आपकी वेबसाइटें पड़ी हुई हैं। अब जब भी आप किसी भी वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो वो रिक्वेस्ट कभी भी डायरेक्टली सर्वर के पास नहीं जाती। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको कुछ इस तरह से देता हूँ। जब भी आप लोग बैंक में जाते हैं, ठीक है, तो बैंक के बाहर क्या होता है, एक गार्ड खड़ा होता है। बैंक के अंदर जाने से पहले वो आपको चेक करता है कि कहीं आपके पास कोई एक ऐसी चीज़ तो नहीं है जो बैंक के अंदर लेके जाना जो है ना वो अलाउ नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास कोई चाकू
या कोई असला वगैरह है तो वो आपसे पहले ही लेकर रख लेंगे, या कोई इस तरह की चीज़ है जिससे किसी को नुकसान पहुंच सकता है वो आपसे पहले ही लेकर रख लेंगे, या वो आपको जाने ही नहीं देंगे अंदर, वो कहेंगे जब तक आप ये चीज़ें बाहर नहीं रखे जाते आप अंदर नहीं जा सकते। अब इस केस में क्या होता है कि हम लोग जब भी रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी वेब पेज के लिए, वो रिक्वेस्ट कभी भी डायरेक्टली सर्वर पे नहीं जाती, वो जाती है एक प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू। अब देखें हमारे क्लाइंट के कंप्यूटर में, यानी हमारे कंप्यूटर में जहाँ से हम लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और जहाँ पे रिक्वेस्ट जा रही है उसके बीच में भी एक गार्ड होता है, उस गार्ड को हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सी सर्वर, ठीक है। अब ये गार्ड क्या करता है, सारी की सारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इस गार्ड की है, ठीक है। ये गार्ड क्या करता है, जो भी रिक्वेस्ट आ रही होती है, हमने जो भी रिक्वेस्ट की है पहले ये उसको चेक करता है कि क्या ये कोई अटैक तो नहीं है, ठीक है, या ये फायरवॉल अटैक तो नहीं है, या फिर ये कोई डॉज अटैक तो नहीं है। डॉज अटैक होता है डिनाइन ऑफ सर्विस, उसमें ये होता है कि आप एक वेबसाइट पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक भेज देते हो कि वो उसकी बैंडविड्थ जो होती है ना वो कंप्लीट हो जाती है और वो वेबसाइट वो लोड बर्दाश्त नहीं कर पाती और बंद हो जाती है। इस पे भी हम लोग आगे चल के देखेंगे। इसकी एग्जांपल आप यूँ लें डॉज की, समझ लें कि ये दो जगह हैं, ये एक पुल बना हुआ है, इस पुल के ऊपर एक ही टाइम में 10 लोग चल के जा सकते हैं। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा 12 लोगों का वजन बर्दाश्त कर लेगा। अब अगर 12 से ज़्यादा लोग इसके ऊपर चल के जाते हैं तो क्या होगा, ये पुल ब्रेक हो जाएगा, ये टूट जाएगा वहीं पे। अब यही सेम काम होता है वेबसाइट्स के साथ। आपने जो भी वेब सर्वर लिया होता है ना, उसकी एक लिमिट होती है कि वो इतनी ट्रैफिक को हैंडल कर सकता है, ठीक है। जब उससे ज़्यादा ट्रैफिक यानी उससे ज़्यादा लोग एक ही टाइम पे उस वेबसाइट को देख रहे होते हैं तो वेबसाइट डाउन हो जाती है। इसकी एग्जांपल ले लें, जब भी रिजल्ट आते हैं 9th-10th के या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के मतलब रिजल्ट आते हैं तो उसमें उनकी वेबसाइट हमेशा डाउन रहती है। जैसे रिजल्ट अनाउंस होता है सारे लोग क्या करते हैं, उस वेबसाइट को ओपन करते हैं और वेबसाइट क्या करती है, इतनी ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पाती और डाउन हो जाती है, वो ओपन ही नहीं होती। तो यहाँ पर क्लाइंट है, वो डॉज अटैक का मैं आपको बता रहा था बेसिकली। अब इसको बिल्कुल सिंपल रखते हैं फिर से। तो जो भी आप रिक्वेस्ट करते हो वो डायरेक्टली नहीं जाती कहाँ पे, इंटरनेट पे, ठीक है। तो वो जाती है पहले एक प्रॉक्सी सर्वर के पास। प्रॉक्सी सर्वर देखता है कहीं ये कोई अटैक तो नहीं है, ये वो डॉज अटैक तो नहीं है, या ये इलीगल रिक्वेस्ट तो नहीं है, क्या ये एक लीगल रिक्वेस्ट है, ठीक है। वो उसको चेक करता है, चेक करने के बाद वो रिक्वेस्ट भेज देते हैं आपके सर्वर के पास। अब आपका जो सर्वर होता है ना उस रिक्वेस्ट को लेता है, उसको प्रोसेस करता है और वो रिस्पॉन्स में वही काम करता है जो काम मैंने आपको बताया। या तो वो आपको कोड देगा या 404 का एरर कोड देगा या रिस्पॉन्स कोड देगा, या तो ये अगर वो वेब पेज जिसके पास है तो ये HTML CSS देगा किसको, प्रॉक्सी सर्वर को, और प्रॉक्सी सर्वर वो फॉरवर्ड कर देगा आपके वेब ब्राउज़र को और वेब ब्राउज़र आपको वो वेबसाइट दिखा देगा। अब ये इस तरीके से आपका प्रॉपर जो है ना वो वेब काम करता है, ठीक है। आपने रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट गई प्रॉक्सी सर्वर के पास, प्रॉक्सी सर्वर ने उसको चेक किया, अगर तो वो कोई डॉज अटैक हुआ या कोई इलीगल रिक्वेस्ट हुई तो ये उसको वहीं पे ब्लॉक कर देगा, उसको सर्वर तक जाने ही नहीं देगा। जो लीगल रिक्वेस्ट होगी उस लीगल रिक्वेस्ट को सर्वर के पास भेजेगा और सर्वर उसको रिस्पॉन्स मतलब उसको प्रोसेस करेगा और फिर रिस्पॉन्स देगा किसको, प्रॉक्सी सर्वर को, और प्रॉक्सी सर्वर क्या करेगा, उस चीज़ को फॉरवर्ड कर देगा आपके क्लाइंट को यानी आपके वेब ब्राउज़र को। अब ये जो प्रॉक्सी सर्वर होता है ना ये काम और भी करता है। अगर आप एक ऐसे स्टैटिक पेज को एक्सेस मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हो बार बार, ठीक है, जैसे binguru.com है, चलो इसको दे दो। binguru.com में क्या होता है कि आप एक ही पेज की बार बार हर बंदा एक्सेस कर रहा है, हर बंदा उसको जो है ना उस पेज का लिंक जो है वो फॉरवर्ड कर रहा है किसको, प्रॉक्सी सर्वर को। तो प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है, उस वेबसाइट के उस पेज की जो कॉपी होती है ना एक अपने पास रख लेता है, ठीक है। उसने देखा यार ये पेज हर बंदा मांग रहा है, वो क्या करेगा, वो वेब पेज अपने पास रख लेगा, उसका कोड अपने पास रख लेगा। अब जब बंदा रिक्वेस्ट करेगा कोई भी उस पेज के लिए तो वो क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा, वो वही पेज उठा के उसको दे देगा, ठीक है। एक प्रॉक्सी सर्वर ये भी काम करता है। अच्छा देखिए, अब जो हम प्रॉक्सी सर्वर इस्तेमाल करेंगे उसको बोलते हैं क्लाउडफेयर, ठीक है। क्लाउडफेयर का एक बेसिक वर्जन होता है फ्री वाला, तो हम लोग वही यूज़ करेंगे स्टार्टिंग में, और क्योंकि वो एनफ है हमारे लिए। और जब हमारी वेबसाइट एक ब्रांड वेबसाइट बन जाएगी लाइक बिंगरू, लाइक आई स्किल्स, जब हमारी इस तरह की कोई ब्रांड साइट्स बन जाएगी, कोई बड़ी साइट्स बन जाएगी, फिर हमें जो है ना प्रॉक्सी सर्वर परचेज करना पड़ेगा। तो वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा इसी कोर्स के अंदर, ठीक है। स्टार्टिंग के लिए जो फ्री वर्जन होता है वही एनफ है। अब ये था प्रॉपर वेब के काम करने का तरीका। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आती है जी क्लाइंट साइड लैंग्वेज एंड सर्वर साइड लैंग्वेजेस क्या होती हैं। देखिए आपका जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट होता है ना, ठीक है, ये होता है आपका क्लाइंट साइड। अब वो लोग जिन्हें HTML CSS जावास्क्रिप्ट का नहीं पता, थोड़ा सा वेट करें, मैं आपको बताऊंगा। सर्वर साइड में क्या होता है, PHP, पाइथन और ASP.NET। अब दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, देखिए ऐसा कोड जो ब्राउज़र के ऊपर एग्जीक्यूट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्लाइंट साइड, ठीक है, क्लाइंट साइड लैंग्वेज। अब ऐसा कोड जो एग्जीक्यूट होता है सर्वर के ऊपर, जो सर्वर पे एग्जीक्यूट होता है उसको हम बोलते हैं
सर्वर साइड लैंग्वेज। तो ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स चीज़ें हो जाएंगी, अभी आपको समझ नहीं आएगी, इसको मैं आगे चल के ना फर्दर एक्सप्लेन करूँगा। क्लाइंट साइड क्या होता है, सर्वर साइड क्या होता है। अभी क्योंकि हम लोग लैंग्वेजेस के ऊपर बात नहीं कर रहे, हमने वर्डप्रेस सीखना है और वर्डप्रेस में हमें लैंग्वेजेस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर इसमें से कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई, आप छोड़ दो अभी के लिए, ठीक है। और मैंने भी ये टॉपिक अभी इसलिए मेरे माइंड में ये बात आई कि यार मैं क्यों टेक्निकलिटीज़ की तरफ लेके जा रहा हूँ इनको, बस इसको स्किप करो, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर वो लोग हैं जिनका किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से वास्ता नहीं है और उन्होंने इस्तेमाल भी नहीं करनी। तो इसलिए पता होना चाहिए, वैसे आपको ये चीज़ लाजमी है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हम थोड़ी बहुत लैंग्वेज यूज़ करेंगे, थोड़ी बहुत यूज़ करेंगे ताकि आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाए। छोटी मोटी चीज़ें तो आप खुद ही उसको ठीक कर लें। तो फर्दर अगर नहीं आती तो कोई मसला नहीं है, इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सो ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। कल से हम लोग प्रैक्टिकली वर्क स्टार्ट करेंगे, वर्डप्रेस को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना और फिर हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। कल वाले लेक्चर के बाद हम लोग एक लाइव सेशन करेंगे हमारे ग्रुप के अंदर, ठीक है। वो लाइव सेशन में भी यूट्यूब पे अपलोड ना हो, आपके ग्रुप में ही होगा लाइव सेशन। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा वर्डप्रेस का, जिसमें हम लोग वर्डप्रेस को डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, तो उसके बाद हम लोग एक Q&A सेशन रखेंगे ग्रुप के अंदर। एटेक मेंटोर के जो ट्रेनिंग बोर्ड कैंप का जो ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक सेशन रखेंगे Q&A सेशन। उसमें आपके जो भी क्वेश्चंस है ना इन 3-4 वीडियो से रेलिवेंट, वो आप मुझसे पूछना, मैं आंसर करूँगा, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको आंसर करूँगा लाजमी। और ये था आज का लेक्चर और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो काइंडली इसे शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लें नेक्स्ट लाइव सेशन के लिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वर्डप्रेस डाउनलोड एंड इंस्टॉलेशन के लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।